दोस्तों हम काफ़ी बार सुन चुके हैं, हमें काफ़ी बार बताया जा चुका है कि कैसे हमारी जो बीजेपी सरकार है वो फैसिस्ट या फासिस्ट है। इनफैक्ट महुआ मोइत्रा जो कि एक पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने पार्लियामेंट में हमें 7 सिम्टम्स बताए फैशिज्म के, जो कि इस सरकार में मौजूद हैं। हम आज एक ऐसे जंक्शन पर हैं जहाँ पे एक देश दूसरे देश को इन्वेड कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन के इन्वेजन के कुछ ही घंटे पहले पुतिन ने एक घंटे के लेक्चर में इस इन्वेजन को जस्टिफाई किया था। और पुतिन का आर्ग्यूमेंट ये है कि यूक्रेन में कुछ प्रो नाजी एलिमेंट हैं जिन्हें हटाना, जिन्हें एलिमिनेट करना ज़रूरी है। और रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन पे, वो एक डी नाजीफिकेशन है यूक्रेन का। वो एक अटेम्प्ट है यूक्रेन को डी नाजीफाई करने का। फाशिज्म, नाजिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, इन शब्दों को आज बिल्कुल होलसेल में इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया इस्तेमाल करती है, एकेडमिशियन इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही हमें इन शब्दों का असली मतलब पता है। एक और शब्द ऐसे ही इसमें जुड़ जाता है, अथॉरिटेरियनिज्म, जो भी काफ़ी होलसेल में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इन सारे आइडियोलॉजीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। ये कहाँ यूज़ होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये समझाने की कोशिश करूँगा। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि रशिया और इंडिया के लिए सही शब्द क्या है। फैशिस्ट, टोटलिटेरियन, नाजिज्म, ऑथोरिटेरियन, क्या है रशिया और इंडिया के लिए सही शब्द। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। दोस्तों पहले हम बात करते हैं फासिज्म और नाजिज्म की। अब अगर हम स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन से जाएं तो असल में आपको हमें ये पता चलेगा कि फासिज्म और नाजिज्म दोनों एक तीसरे आइडियोलॉजी के ही सब टाइप्स हैं, प्रकार है। ये आइडियोलॉजी है टोटलिटेरियनिज्म की। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ अभी कि इस वीडियो में हम प्राइमरीली दो आइडियोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, टोटलिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म। और आपको ये समझ आएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, कि ये जो और जितने शब्द हैं और जितने आइडियोलॉजीज है फासिज्म के, नाजिज्म के, सारे टोटलिटेरियनिज्म के ही सब टाइप्स प्रकार है। तो हमें टोटलिटेरियनिज्म समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर क्या है ये टोटलिटेरियनिज्म, क्या है ये आइडियोलॉजी? एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एक सिचुएशन लेके समझते हैं। मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल देश है जहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पार्टी का जो हेड है, जो लीडर है, उसका नाम हमें नहीं पता, उसे लोग पॉपुलरली बिग ब्रदर बुलाते हैं। अब ये जो बिग ब्रदर है ये देश का सब कुछ कंट्रोल करता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, टोटल देश, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज वगैरह तो सब कुछ कंट्रोल करता ही है। साथ में कोर्ट्स को कंट्रोल करता है। पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल होता है। एक अलग से मिनिस्ट्री है ये कंट्रोल करने के लिए कि मीडिया क्या छाप रही है, क्या ब्रॉडकास्ट कर रही है। पूरे सारे स्कूल, सारे यूनिवर्सिटीज़ में बिग ब्रदर का कंट्रोल है। जो बिग ब्रदर कहते हैं वही पढ़ाया जाता है। सारे इंडस्ट्रीज, सब कुछ प्राइवेट जैसा कुछ नहीं है, सारे के सारे सब कुछ गवर्नमेंट है। ये इस लेवल तक है कि हर सड़क पर कैमरास लगे हुए हैं। अब तक कि पब्लिक सर्वेंट्स के रूम्स में, पब्लिक सर्विस को जो क्वार्टर्स मिलते हैं उन क्वार्टर्स में, उन फ्लैट्स में कैमरास लगे हुए हैं। और ये सब सारा सर्वेलेंस बिग ब्रदर के अंडर होता है। ये जानना भी ज़रूरी है कि इस देश में बिग ब्रदर सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स ही कंट्रोल नहीं करते, प्राइवेट मैटर्स भी कंट्रोल करते हैं। इस देश में प्यार जैसा कुछ नहीं है। कौन किससे शादी करेगा, किसे बच्चे पैदा करने की इजाज़त है, ये सब कुछ बिग ब्रदर और बिग ब्रदर की पार्टी डिसाइड करती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आज तक बिग ब्रदर को किसी ने देखा नहीं है, पर इस पूरे देश में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं। हर जगह, हर सड़क पर, हर चौराहे पर पोस्टर्स लगे हैं जिसमें एक वेग सा लोगो जैसा चेहरा है और लिखा है कि द बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। आप ये भी अब तक समझ गए होंगे कि ये जो बिग ब्रदर है इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस देश में रेवोल्यूशंस नहीं होते। सारे के सारे जो लोग हैं उनमें बिग ब्रदर के लिए एक बहुत ज़्यादा आदर और इज्जत है। इस लेवल का इज्जत है कि बिग ब्रदर ऑलमोस्ट भगवान बन चुके हैं इस देश के। एक ऐसे भगवान जिन्हें किसी ने देखा ना हो पर जिसकी सब भक्ति करते हों। उस लेवल का वर्शिप, उस लेवल की इज्जत है बिग ब्रदर की। और ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल राइवल है नहीं, होता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है।
ये कहानी है जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 की, सेम कहानी। हाँ, एक और एडिशन उस कहानी में ये है कि बिग ब्रदर एक लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस लैंग्वेज में, इस नए लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, लिबर्टी, विल, ये सारे शब्द है ही नहीं। तो ये होता है एक टोटलिटेरियन स्टेट। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ये एक टोटलिटेरियन स्टेट का। और इस एग्जाम्पल से हमें कुछ 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं टोटलिटेरियन स्टेट के। पहला, एक टोटलिटेरियन स्टेट में सिर्फ एक पार्टी होगी, और उस एक पार्टी का एक लीडर जो होगा वो देश का डिक्टेटर बनेगा। डिक्टेटर यानी जो सब कुछ डिक्टेट करता हो, पर्सनल एंड पॉलिटिकल। और इस डिक्टेटर, जैसा कि ऑरवेल के नॉवल में ये डिक्टेटर बिग ब्रदर है, और ये डिक्टेटर जो है, ये लीडर जो है, ये देश में ऐसी ऐसी इज्जत अटेन करेगा कि ये भगवान के लेवल तक पहुंच जाएगा। ये पूरा, ये मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो ये देश का भगवान बन जाएगा, ये डिक्टेटर, ये लीडर। दूसरा, एक टोटलिटेरियन स्टेट में एक सिटीजन की ज़िंदगी उसकी नहीं होती, एक सिटीजन की ज़िंदगी उसके देश के लिए होती है। ये टोटलिटेरियनिज्म का ये कहना है कि टोटलिटेरियनिज्म ये मानता है, और हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं बिग ब्रदर वाले एग्जाम्पल से, कि बिग ब्रदर का कंट्रोल हर एक सिटीजन के पर्सनल लाइफ पे है। और इसीलिए एक सिटीजन की ज़िंदगी उसके लिए नहीं है, उसके स्टेट के लिए है। ज़िंदगी अपनी देश के लिए न्यौछावर कर देना। और ये नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म से काफ़ी ऊपर का मामला है। ये स्टेट वर्शिप और लीडर वर्शिप का मामला हो जाता है। हम भक्ति करने लगते हैं, अंधभक्ति स्टेट की और लीडर की। और इसी से हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि एक टोटलिटेरियन, थर्ड पॉइंट से आने से पहले एक कोट जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो आपको जानना चाहिए, स्टेट वर्शिप से रिलेटेड, जो कि बेनिटो मुसोलिनी ने कहा था। बेनिटो मुसोलिनी एक बहुत बड़ा फासिस्ट था इटली का। मुसोलिनी ने कहा था, ऑल विद इन द स्टेट, नन आउटसाइड द स्टेट, नन अगेंस्ट द स्टेट। इतना एब्सोल्यूट दर्जा है स्टेट का टोटलिटेरियनिज्म में। तीसरा ये है कि हर टोटलिटेरियन लीडर में एक कॉमन एलिमेंट होता है करिश्मा का। चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, ये सारे के सारे लोग इतने ज़्यादा मैग्नानिमस थे, इनकी ओरेटरी स्किल्स इतनी अच्छी थी, इनका पर्सनालिटी कुछ ऐसा था कि इन्होंने पूरे पूरे देशों को अपने पर्सनालिटी से चकाचौंध कर दिया। लोग इनको भगवान मानने लगे। ऐसा इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए, इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए ये टोटलिटेरियन लीडर्स। और ये एक कॉमन फीचर है हर एक टोटलिटेरियन रेजीम का। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि एक टोटलिटेरियन फिलॉसफी, एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा रैडिकल होती है। एक टोटलिटेरियन लीडर पावर खुद के लिए, खुद के ग्रीड वगैरह के लिए नहीं चाहता। वो पावर चाहता है उस स्टेट के सोशल फैब्रिक को ऑल्टर करने के लिए। स्टालिन को देख लीजिए, वो पूरा का पूरा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन डालना चाहता था, पूरे देश को कम्युनिस्ट बनाना चाहता था, पूरे दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहता था। सिमिलरली हिटलर एक यूटोपिया देखता था प्योर नॉर्डिक आर्यन रेस के रूल का। तो ये जो लोग होते हैं ये खुद के लिए कुछ नहीं करते, ये पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं। एक बहुत ही रैडिकल रेवोल्यूशनरी आइडिया है ये, और इसीलिए ये लोग वायलेंस यूज़ करने से पहले एक दफ़ा नहीं सोचते। अब ये सब जानने के बाद आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि जो फैसिज्म और नाजिज्म है, ये टोटलिटेरियनिज्म के ही दो प्रकार हैं। फैसिज्म जो है वो मुसोलिनी ने इटली पे इम्पोज किया, नाजिज्म हिटलर ने जर्मनी पे इम्पोज किया। लेकिन मुसोलिनी का जो फैसिज्म था वो कम टोटलिटेरियन था नाजिज्म से, क्योंकि मुसोलिनी ने रिलीजन का इस्तेमाल करने की कोशिश की खुद के डिक्टेटरशिप को लेजिटिमाइज करने के लिए। पर हिटलर ने खुद को मसीहा बना लिया। हिटलर एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है टोटलिटेरियन लीडर का, क्योंकि हिटलर ने किसी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, क्लास डिवाइड हो, किसी भी चीज़ को खुद के ऊपर नहीं रखा। खुद को उसने भगवान बनाया और उसके नीचे थे सब कुछ। हिटलर जो करता था वो मॉरल था, वो मॉरल नहीं था जो कि भगवान करते हैं। ये होता है टोटलिटेरियन लीडर का मैग्नानिमिटी, और इस लेवल तक पहुंचते हैं टोटलिटेरियन लीडर्स, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। ये सब जानने के बाद जब हम भारत को देखते हैं तो आपको भी ये समझ आएगा, मुझे ये लगता है कि भारत टोटलिटेरियन स्टेट्स तो नहीं है अभी। अथॉरिटेरियन ज़रूर हो सकता है, पर भारत टोटलिटेरियन नहीं है। टोटलिटेरियन ट्रेंड्स होंगे, फ्रिंज ट्रेंड्स, बट टोटलिटेरियनिज्म का जो पूरा का पूरा भाव है वो भारत में नहीं है।
अभी नहीं है। पर हाँ, आरएसएस की जो फिलॉसफी है हिंदू राष्ट्र की, वो ज़रूर टोटलिटेरियन है। इस फिलॉसफी के अनुसार ये चाहते हैं कि देश का हर एक हिंदू जो हो वो अपना जीवन जो है देश के लिए न्यौछावर कर दे। ये एक टोटलिटेरियन ट्रेंड है। आप समझ रहे होंगे कि एक टोटलिटेरियन फिलॉसफी कैसे है, क्योंकि ये स्टेट वर्शिप तक पहुंच रही है, जो कि एक टोटलिटेरियन ट्रेंड है। पर हाँ, और जब हम करिश्मा की बात करते हैं तो मोदी जी ज़रूर एक बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक लीडर हैं। पर भारत में अभी भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भारत में पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, और भारत में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है लोगों का, हमारा और आपका, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसका मतलब है कि मैं पॉलिटिक्स के साथ इंगेज कर रहा हूँ, बहुत ही निचले लेवल पर कर रहा होऊंगा, पर मैं कर रहा हूँ। और ऐसे ही कई क्रिएटर्स हैं, रवीश कुमार जी हैं, और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं, ध्रुव राठी है, आकाश बनर्जी है, जो कि पॉलिटिक्स के साथ इंगेज कर रहे हैं अपने लेवल पे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत टोटलिटेरियन है। इसके अगेंस्ट जब हम रशिया को देखते हैं तो रशिया में काफ़ी, भारत के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टोटलिटेरियन ट्रेंड्स दिखते हैं। पुतिन ने पूरा का पूरा मीडिया खरीद कर रखा है, रशिया के कोर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, और रशिया में पुतिन का कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, सारे के सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को वो साइलेंस कर चुका है। ये सारे ट्रेंड्स आपको दिख रहे होंगे कि सारे के सारे टोटलिटेरियन ट्रेंड्स हैं। इंस्टीट्यूशन नहीं है, पुतिन सुप्रीम हेड बन चुका है, और पुतिन का जो स्टैचर है वो ऑलमोस्ट रशिया के भगवान का स्टैचर हो चुका है, जो कि स्टेट वर्शिप, लीडर वर्शिप, आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये टोटलिटेरियन है। हालांकि इनफैक्ट अभी जो यूक्रेन का इन्वेजन हो रहा है उसमें भी पुतिन खुद को लिबरेटर बता रहा है। वो ऐसा कहता है कि वो यूक्रेन को वेस्ट के चंगुल से लिबरेट करना चाहता है। लिबरेटर, सेवियर, मसाया, लीडर, डिक्टेटर, ये सारे टोटलिटेरियन लीडर्स के फेवरेट टर्म्स हैं। अब मैं 100% ये नहीं कह सकता कि रशिया टोटलिटेरियन है या इंडिया अथॉरिटेरियन है, क्योंकि सोशल साइंस में 100% कुछ नहीं होता, डाइकोटमीज नहीं होती, कॉन्टिन्यूम होता है। और इस कॉन्टिन्यूम में मैं ये कह सकता हूँ कि रशिया इंडिया से ज़्यादा टोटलिटेरियन है और इंडिया रशिया से ज़्यादा अथॉरिटेरियन है। आप क्या समझते हैं, कौन ज़्यादा टोटलिटेरियन है? किसके लिए क्या शब्द यूज़ करना ज़्यादा एप्ट होगा? हमें ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उस बेल आइकन को भी, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद दोस्तों।